नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए एफएल इंडिया में आज हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। जी हां दोस्तों, तो बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि एफएल में ऐसा कौन सा न्यूज़ आ गया जिसकी वजह से एफएल में आज 5% का लोअर सर्किट लग गया। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एफएल को होल्ड करते हैं, डो नॉट पैनिक। इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं शेयर करूंगा। और दोस्तों, एफएल में गिरावट हो क्यों रही है? क्योंकि इनके क्यूफो के नंबर्स बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग थे। अगर आप देखें इनके ईयरली जंप तो भाई 3 गुना के आसपास थे। क्वार्टरली जंप की बात की जाए 2 गुना थे। उसके बावजूद भी एफएल के शेयर प्राइस में गिरावट क्यों है? कितना एक्सटेंट तक गिर सकता है? और दोस्तों, एमओएस लेवल कहाँ पे है? सुपर एमओएस लेवल कहाँ पे है? दोस्तों, बात की जाए एफएल की तो अपने आप में ही मल्टी बैगर स्टॉक है। और दोस्तों, ये स्टॉक आने वाले कल में 10,000 का भी होगा और 15,000 का भी होगा। लेकिन दोस्तों, अभी जो सेंटिमेंट है इसके लिए नेगेटिव क्यों है, क्यों फॉल हमें देखने को मिल रहा है, इसको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा जहां पे आप बेटर डिसीजन ले पाओ। और दोस्तों, इस गिरती बाजार में भी, इस गिरते शेयर के भाव में भी आप आराम से डिसाइड कर पाओ। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई परमानेंट प्राइस बैंड नहीं होता है। स्टॉक कभी भी कितना भाग सकता है और कितना गिर सकता है, लेकिन बिजनेस में दम है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सी वो खबर है और किस लिए एफएल के शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है, और दोस्तों हमें करना क्या है, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, अगर आप देखें आज एफएल के शेयर में गाइस तकरीबन हमें 248 अंकों का गिरावट देखने को मिला। 205% का हमें आज लोअर सर्किट देखने को मिला। दोस्तों, लोअर सर्किट का सबसे जो बड़ा वजह है वो है वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा सर्वाइलेंस मोड की वजह से जो सेबी जांच करती है कोई स्टॉक में स्पेकुलेशन है या फिर नहीं है, और थोड़ा सा निवेशकों को गार्ड करने के लिए क्या करती है, इसको एएसएम लिस्ट में डाल देती है। और कोई भी स्टॉक दोस्तों जब एएसएम लिस्ट में आता है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है टेम्प्रोरी बेसिस पे, उसका फिर से वो भागता है। क्योंकि एएसएम लिस्ट दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्वाइलेंस मोड है बाय द सेबी। तो इसी बीच में कभी भी एएसएम लिस्ट में होता है तो गाइस उधर पे जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो बल्क बाई करते हैं, तो वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में वीकनेस हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसी बीच में दोस्तों को बताया कि इंट्राडे ट्रेड इसमें बैन देखने को मिलता है। अगर आप शेयर उठाएंगे तो आपको जो बेचना पड़ेगा T+2 डे में। तो इसीलिए जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं वो इसमें निवेश नहीं करते हैं और थोड़ा थोड़ा माल बेचते हैं। इसकी वजह से प्राइस में वीकनेस आती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एएसएम का जो कैटेगरी का लिस्ट है वो अगर निकलता है तो फिर से वॉल्यूम वापस आती है और फिर से गाय जो शेयर का प्राइस में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिलती भी है। गाइस, अगर एक मंथ की बात की जाए तो एक मंथ में 7% ही गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक मंथ में 50% गिर गया है। ऑफकोर्स दोस्तों, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे कि मैं बताया दोस्तों कि अगर आप 5,000 के आसपास लिए हुए हैं, 5,200 पे लिए हुए हैं, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। क्योंकि सेम पैटर्न गाइस हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे भी थे। वैसे अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने आपको डिक्सन के बारे में बहुत बार वीडियो बनाकर बताया था, और बताया था डिक्सन को आप बाई करके चले, बाई करके चले। इनके Q4 के नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। बहुत लोगों ने 3,000 का भी सोचा था, लेकिन दोस्तों डिक्सन ने आज अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो स्प्लिट के बाद अगर आप देखें डिक्सन भी गिरा था गाइस, डिक्सन में भी 18% गिरावट हुई थी। उसके बाद दोस्तों डिक्सन ने ऑल टाइम हाई हिट किया। तो कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं रहता है। एफएल की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, एम्बर की बात की जाए, जितने भी नए तरह का बिजनेस हैं उसमें गाइस ऑफ कोर्स रिवॉर्ड होता है, लेकिन रिस्क भी होता है। वो स्टॉक गिर सकता है, लेकिन दोस्तों जब भागता है तो कंटिन्यूसली भागते रहता है। तो अगर आप देखें डिक्सन में भी गाइस गिरावट हुई थी। सिर्फ डिक्सन में नहीं दोस्तों, इवन अगर लार्ज कैप कंपनी की बात की जाए, इन्फोएज जैसे स्टॉक्स में भी गाइस हमें गिरावट देखने को मिली थी। इस इन्फोएज की बात की जाए, ये चार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि आपका ही स्टॉक ऐसा नहीं करता है, सारे स्टॉक में ये बिहेवियर होता है। तो इन्फोएज की बात की जाए 5,800 तक गए से स्टॉक जा चुका था, उसके बाद गिरा था। अगर आप देखें ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए, ये स्टॉक दोस्तों 5,800 जाने के बाद 4,200 के आसपास भी आया था। लेकिन दोस्तों जिन्होंने थोड़ा पेशेंस दिखाया, डरे नहीं, होल्ड किया, बाई किया, आज दोस्तों ये जो स्टॉक का प्राइस है 5,000 के ऊपर देखने को मिलता है। सेम गैस वही कहानी में देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो इधर पे जो नौकरी है उसमें भी गैस हमें डिक्सन के जैसा ही गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद रिकवरी हुई। तो सेम दोस्तों वही कहानी होती है। मैंने क्या बताया, एएसएम कैटेगरी में आने के बाद वॉल्यूम लॉस होता है और जिसके वजह से जो प्राइस मूवमेंट काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। इसी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है जहाँ पे पैनिक ना करो कि स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं तो वो करना क्या चाहिए। सेम दोस्तों अगर ये फिल्टर नहीं होता, ऑफकोर्स 5% का तो हो सकता है कि स्टॉक 8-10% भी गिर जाता है, लेकिन दोस्तों कोई स्टॉक गिरता है, भागता भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई स्टॉक कब भागता है, जब उसमें अर्निंग सही हो। अगर आप देखें इनके सालाना ईपीएस कितने बढ़ चुके थे, 6 से गाइस 22 हो चुके थे, जो तकरीबन 3 गुना होते हैं
अगर आप देखें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो गाइस दोगुना होते हुए देखने को मिल रहे थे। मतलब हर एक फ्रंट में कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन क्या हमने बताया हमेशा स्टॉक नहीं भागता है। डिक्सन में भी यही देखने को मिला था, एकदम दोस्तों 2 महीना एकदम गिरा हुआ था, उसके बाद अचानक से सडन रैली पकड़ी और उसके बाद डिक्सन ने भी दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई लगाया। तो सेम स्टॉक का वही साइकिल होता है, जिस दिन गाइस ये एसएम का लिस्ट हटा, जिस दिन वॉल्यूम्स में फिर से स्पाइक होने लगा, उस दिन गाइस आपको एप्पल का शेयर आने वाले कल में जल्दी ही अब देखने को मिल सकती है। गैस कोई शेयर अगर 1400 से अगर 6000 के पास आएगा तो ऑफकोर्स उसमें एक गिरावट होती है। कोई स्टॉक ऐसा नहीं कि अब 6000 से 60,000 भाग जाएगा, 10,000 भाग जाएगा, गिर गिर के भागता है और भाग भाग के गिरता है। तो यही कहानी होती है। आपने देखा कि अडानी के बहुत सारे शेयर्स बहुत गिर रहते हैं, फिर से आज बहुत सारे शेयर्स में रिकवरी हमें देखने को मिली, लेकिन उसे अडानी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक पकड़ सकते हैं। 10 का फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री पी दोस्तों कितना का है, 23 का। इसका पी अभी भी 95 के आसपास है। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू आते हैं कॉन्सोलिडेटेड फर्म में वही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस पहले इनकी ईपीएस 150-200 के आसपास है, अर्निंग इतना बढ़ी कि गाइस ईपीएस बहुत ही हद तक कम हो चुके हैं। अपने की गाइस जो अदर फाइनेंशियल्स होते हैं वो बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं। 37 के आसपास इनके आरओई देखने को मिलते हैं, आरओसी भी 27 के आसपास है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। अब कोई स्टॉक अगर 1 साल में 500% भागेगा, 2 साल में 500% भागेगा, तो वहाँ पे एक पॉज लगता है और उसके बाद एक्मुलेशन होता है। तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज जो सारे फाइनेंशियल्स हैं बहुत ही हद तक ठीक है और कंपनी में गाइस एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ देखने को मिलती है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि कोई स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा पैनिक नहीं करवा सकता अगर उनके फाइनेंशियल सही है। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए, अगर आप देखें इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनके आरओई सुपर्ब है, इनके प्रॉफिट की बात की तो सुपर्ब है। लेकिन नोमुरा ने डाउनग्रेड किया था। डाउनग्रेड मैंने कल ही एक आर्टिकल आपसे शेयर की थी, जहाँ पे नोमुरा ने 22 से न्यूट्रल दिया था, नेगेटिव नहीं किया था। तो इसी बीच में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टारगेट को 62 होकर दिया था। तो गाइस ये बहुत लोग करते हैं, किसी को डाउनग्रेड करते हैं तो किसी को अपग्रेड करते हैं। बहुत जगह पे हमने एग्जांपल देखा कि ब्रोकर्स के जो कोई ब्रोकर्स डाउनग्रेड करते हैं तो कोई ब्रोकर्स अपग्रेड करते हैं और किसी का नहीं मिलता है ना, स्टॉक अपने ही धुन में चलता है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल में गाइस आपको अगर भरोसा है तो पैनिक की आवश्यकता नहीं है। उल्टा मैं बोलूँगा कि इधर पे ऐसा ही प्लान करिए, बिकॉज हर एक स्टॉक उठाने का सही टाइम वही होता है जब उसमें एक्सट्रीम पैनिक देखने को मिले। मैं नोमुरा के बारे में कल जो आर्टिकल थी जो शेयर किया था उसको मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे नोमुरा डाउनग्रेड किया था, बताया था कि इसमें गिरावट आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि जो iOS के पॉलिसी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, विंडोज़ की प्राइवेसी पॉलिसी है, बात की जाए एंड्रॉइड की प्राइवेसी पॉलिसी है, इनको लेके इनको थोड़ा डंट पड़ सकता है। लेकिन उसको शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से काम करती है। और जैसे एएसएम लिस्ट में आता है उसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं, जिसकी वजह से गाइस ज़्यादा बाइंग नहीं होती है, सेलिंग भी उतना नहीं होती है और इसी की वजह से थोड़ा पैनिक होता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्टॉक को मैंने दिखाया फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। गाइस मैं अभी भी बहुत सारे प्रॉफिट पे हूँ, बात की जाए एप्पल इंडिया में, और दोस्तों मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। इवन दोस्तों थोड़ा सा मैंने आज ही माल उठाया है और सिंपल सी बात है, जितना गिरेगा गाइस उतना मैं उठाऊंगा, क्योंकि स्टॉक की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स में मुझे काफ़ी दम दिखाई पड़ते हैं और मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा एएसएम लिस्ट हटेगा तो उसके बाद स्टॉक की जर्नी बहुत ही हद तक अच्छी हो सकती है। वैसे अगर 1 मंथ की चार्ट की बात की जाए तो अपने आप में ही एक क्रूशियल लेवल को इसने ब्रीच कर दिया है 4850 के आसपास। उसके बाद दोस्तों जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि उतने सपोर्टिंग देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो पहले बहुत हद तक ज़्यादा थे अभी कम देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। अगर इसको तोड़ता है और फिर से 1-2 सर्किट लगता है तो हो सकता है कि स्टॉक दोस्तों आपको आने वाले कल में 4400 से लेकर 4200 पे देखने को मिले। और गाइस यही उसका सुपर एमओएस लेवल होगा, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं होगा, पाने के लिए बहुत कुछ। अब ऐसा नहीं है कि आपको उधर पे बाई करना है, उधर पे बाइंग लेवल थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, लेकिन लॉस में मत बेचिए। डिक्सन में हम लोग लॉस में थे, फिर प्रॉफिट में आए, सेम वही नौकरी में हुआ। तो बहुत सारे स्टॉक्स में हमने देखा है और फिर से रिकवरी भी होती है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म, और जितना गिरे उतना एवरेजिंग करते रहें। और ऐसा नहीं कि भाई एवरेजिंग सिर्फ इसी स्टॉक में कर दें और पैसा अपने पास रखें और इसको एलोकेशन वाइज ही काम करें। तो मेरे हिसाब से पैनिक मचाने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 3-6 महीना में आपको नया हाई दोस्तों एफल लगाते हुए देखने को मिलेगा। एकदम इधर पे थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस हो रहा है, लेकिन जैसे वॉल्यूम स्पाइक होकर वैसे ही गाइस एफल में एक रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि पैनिक नहीं करना है, और जो मेरा पक्ष था मैंने अनबायस्ड होकर क्लियर कर दिया। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू है उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।